हेलो फ्रेंड्स, ग्रो साइंस के नेक्स्ट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। एग्जाम्स का समय आ गया है, अब हमारा समय आ गया है पढ़ने के लिए। गारंटी देकर कह रहा हूं, आज आपका ये लेक्चर शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा। हमने पढ़ा था कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन from isolated gaseous neutral atom is called ionization enthalpy। अब आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या फैक्टर्स एक एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं। जनरली यहां पर एटॉमिक साइज, एक एटम का एटॉमिक साइज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसके साथ साथ होता है क्या, उसके साथ साथ होता है शील्डिंग इफेक्ट। फिर आता है पेनिट्रेटिंग पावर, और फिर उसके बाद आता है क्या, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये पांचों फैक्टर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहां पे 11 के एग्जाम में तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, और एंट्रांस के लिए भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। चलिए हम पहले आज इन सब फैक्टर्स को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे। शुरू करते हैं एटॉमिक साइज। अच्छा, एटॉमिक साइज आयनाइजेशन एंथैल्पी में कैसे रोल प्ले करता है। अच्छा, मान के चलिए कि ये एक एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है, और इसके साथ मैं और एक एटम को कंपेयर कर रहा हूं। अच्छा, इस एटम का जो वैलेंस शेल है ये है फर्स्ट शेल, यहां पे इसका जो वैलेंस शेल है ये सेकंड एटम का, ये है सेकंड शेल। ठीक, फर्स्ट एटम का यहां पर, इसको आप मान लो कि एटम ए और इसका एटम बी। अच्छा, ये है फर्स्ट सेल, इसका वैलेंस शेल, और ये इसका सेकंड सेल है वैलेंस शेल। अच्छा, आप बताओ कि फर्स्ट सेल से न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज्यादा है कि सेकंड सेल से न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज्यादा है। आप ऑलरेडी पढ़े हैं कि नंबर ऑफ सेल्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, वैलेंस सेल से न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है और भी बढ़ता जाता है। इसका मतलब फर्स्ट सेल से न्यूक्लियस का डिस्टेंस जितना होगा उससे ज्यादा डिस्टेंस होगा सेकंड सेल से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। वैलेंस सेल यहां पर सेकंड सेल है, और जबकि यहां पर फर्स्ट सेल है। इसलिए हम बताएंगे कि वैलेंस सेल का जो वैल्यू होगा वो जितना लार्जर होगा, एटॉमिक साइज लार्जर होगा। अच्छा, यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे रोल प्ले करेगा आप समझिए। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन जितना क्लोजर होता है, न्यूक्लियस और वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन जितना क्लोजर होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही स्ट्रॉन्गर होता है। यहां पर फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में मोर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम FOA से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर फर्स्ट सेल से न्यूक्लियस का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ही कम है, जबकि यहां पर सेकंड सेल से न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहां पर लेस है। और आप अच्छे से जानते हो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर पुअर होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना
इजी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि एटम बी का आयनाइजेशन एनर्जी लेस और एटम ए का आयनाइजेशन एनर्जी मोर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक साइज लेस है, फर्स्ट सेल वैलेंस सेल है, इसलिए न्यूक्लियस से फर्स्ट सेल का डिस्टेंस कम, तो एटॉमिक साइज कम। यहाँ पर सेकेंड सेल वैलेंस सेल है, इसलिए न्यूक्लियस से सेकेंड सेल का डिस्टेंस ज्यादा, इसलिए एटॉमिक साइज ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, डेफिनेटली। तो एटॉमिक साइज अगर बढ़ता है तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाता है, एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी हो जाता है। तो एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लिखेंगे, है ना? क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। सेकेंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, यहां पे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, इसका हम लेंगे एक एटम लिथियम का। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s1। मतलब इसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और यही एक इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म किया है। अच्छा, ये इसका वैलेंस सेल है सेकेंड सेल और ये है फर्स्ट सेल। तो सेकेंड सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, उसके साथ हम और एक एलिमेंट का एग्जांपल लेंगे, वो है बेरिलियम। अच्छा, बेरिलियम भी सेकेंड पीरियड का है, लिथियम भी सेकेंड पीरियड का है और एक ही पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या होता है कि मैक्सिमम एलिमेंट्स का वैलेंस सेल क्या होता है, उसी पीरियड का जो वैल्यू होता है उसी के साथ सेम होता है। एक पर्टिकुलर पीरियड में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं उस पीरियड का जो वैल्यू होता है उसका वैलेंस सेल भी वही वैल्यू होता है। तो यहाँ पर लिथियम का वैलेंस सेल 2 है क्योंकि उसका पीरियड भी 2 है। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। अब इसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना? अच्छा, यहाँ पर ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म किए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शो करेंगे क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी कहता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम। इसलिए यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रॉन आपको शो कर रहा हूँ, है ना? एक इलेक्ट्रॉन आपको शो कर रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट सेल में भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अभी हम कुछ टाइम के लिए ओनली वैलेंस सेल के ऊपर फोकस करते हैं। फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स अभी कुछ टाइम के लिए आप भूल जाओ, ओनली वैलेंस सेल के बारे में सोचो। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा कि लिथियम में होते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 3। अच्छा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां पर होता है 4। अच्छा, न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, लेकिन न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो ओनली एंड ओनली डिपेंड करता है उसमें है कितने प्रोटॉन, उसमें कितने प्रोटॉन है, उसी बेसिस में हम न्यूक्लियस का चार्ज बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिथियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 3। तो हम बताएंगे कि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज n.c लिख दिया, न्यूक्लियर चार्ज है 3p, 3 प्रोटॉन है 3p। अच्छा, उसी तरह से बोलो आप बेरिलियम के होते हैं 4 प्रोटॉन, इसलिए हम यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज लिख देंगे 4p। अच्छा, किसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? बेरिलियम का, ऑफ कोर्स, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बेरिलियम का लिथियम से ज्यादा है
ऑल्सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ज्यादा है। लेकिन यहां पर इन दोनों में जो वैलेंस शेल होता है वो सेम है, सेम वैलेंस शेल, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होने की वजह से बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हुआ। इसकी वजह से क्या होता है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को बेरिलियम कुछ ज्यादा ही स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच रहा है। किसके कंपैरिजन में? लिथियम के कंपैरिजन में। मतलब लिथियम यहाँ पर जितनी स्ट्रांगली अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है उससे कुछ ज्यादा स्ट्रांगली बेरिलियम अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से बेरिलियम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली खींचेगा। और हम ऐसा भी बता सकते हैं कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस करते हैं तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का जो न्यूक्लियर चार्ज होता है उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस के चार्ज के इन्फ्लुएंस में आते हैं या कांटेक्ट में आते हैं तो उस न्यूक्लियर चार्ज को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे बेरिलियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, और इसका न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली वैलेंस शेल भी तो ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे, यानी कि न्यूक्लियस से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेंगे। इसलिए हम कहेंगे कि बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है। तो हम थोड़ा समरी कर देंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम। अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बेरिलियम का ज्यादा हुआ तो इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना लिथियम के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने से ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इसका मतलब हम कहेंगे जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। सो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी, है कि नहीं? समझ आया? ओके, चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हम नेक्स्ट फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है। ये एक ऐसा इफेक्ट होता है जो कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में जितने सेल होते हैं वो रोल प्ले करते हैं। शिल्डिंग इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में जितने सेल्स होते हैं वो रोल प्ले करते हैं। अच्छा देखिए, जो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट लेक्चर समझ रहे हैं, ये फर्स्ट लेक्चर के फॉर्म में आ रहे हैं, उनके लिए शिल्डिंग इफेक्ट हम फिर से समझा दे रहे हैं। अच्छा, मान के चलिए कि एक एलिमेंट है जिसका ये वैलेंस शेल है और ये एक सेल है जो कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में है। अच्छा, वैलेंस शेल में हम मान के चलते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हम रख देते हैं और न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में ये जो सेल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। अच्छा, ये बीच में जो सेल है ना, ये होगा इनर सेल और ये है वैलेंस शेल। अच्छा, अब ऐसा है कि न्यूक्लियस के सबसे पास, बोलो सबसे पास कौन सा सेल है? वैलेंस शेल की इनर सेल। ऑब्वियसली न्यूक्लियस के सबसे पास का इनर सेल। अब न्यूक्लियस इसके साथ भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म करेगा, इसके साथ भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म करेगा, लेकिन सबसे पास जो होता है ना सेल, उसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को ज्यादा ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि
अनलाइक चार्जेस जब क्लोजर आते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, तो जितना क्लोज होंगे अट्रैक्शन उतना ही बढ़ेगा। तो इसीलिए न्यूक्लियस से पहले जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या न्यूक्लियर चार्ज को पहले एक्सपीरियंस करने वाला सेल कौन सा होगा, फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो बचा खुचा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, बाकी जो रिमेनिंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ये वैलेंस सेल एक्सपीरियंस करेगा। समझते जाओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। न्यूक्लियस के साथ पहला फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन, बाकी जो रिमेनिंग बचा कुचा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा या न्यूक्लियर चार्ज होगा इस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को ही मिलेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को इसके जैसा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करने को नहीं मिल रहा है, ऊपर से ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाएगा। रिपल्सन होने की वजह से ये वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन इससे दूर चला जाएगा, जिससे क्या होगा, न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच में अट्रैक्शन बहुत पुअर हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब बचा कुचा जो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है वो इनर सेल के कंपैरिजन में भी बहुत कम कर रहा है। अब ऐसा है कि सील्डिंग इफेक्ट कहता है कि ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस सेल तक न्यूक्लियर चार्ज पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस से वैलेंस सेल तक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को पहुंचने नहीं दे रहे हैं, ये बीच में रुके हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम न्यूक्लियर चार्ज को वैलेंस सेल तक क्यों आने देंगे, पहले न्यूक्लियस के कांटेक्ट में हम ही हैं, हम पहले एक्सपीरियंस करेंगे। अब इससे ये होगा कि हम बता सकते हैं कि ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन एक तरह से सील्ड यानी कि स्क्रीन का काम करेंगे, एक पर्दे का काम करेंगे, पर्दे का काम करेंगे। इसलिए हम कहेंगे इनर सेल कैन एक्ट एज सील्ड या फिर स्क्रीन भी कह सकते हो। अब आपको अगर कोई पूछेगा कि ठीक है हमको सील्डिंग इफेक्ट समझ में आ गया, अब बताओ कि सील्डिंग इफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या कनेक्शन है। अब ऐसा है कि सील्डिंग इफेक्ट अगर स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, इसका मतलब सील्डिंग इफेक्ट अगर स्ट्रॉन्गर होता जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा इनर सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करते जाएंगे, जिससे क्या होगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिल पाएगा। अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिलने के चक्कर में क्या होगा, धीरे धीरे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतना पुअर हो जाएगा कि ये फट से लूज हो जाएगा, इमीडिएटली लूज हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच में कोई सेल अगर सील्ड कर रहा है, अगर उसका सील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियस के चार्ज को ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है कि न्यूक्लियस के चार्ज को खुद एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वैलेंस सेल को सफिशिएंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिल पाएगा, जिससे क्या होगा कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पुअर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि सील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगा, क्योंकि सील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से इलेक्ट्रॉन रिमूवल प्रोसेस इजी हो जाएगा। चलिए अब इसका एक एग्जांपल करते हैं और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको बॉक्स बना लेते हैं, नोट डाउन करेंगे, ठीक। चलिए अब सील्डिंग इफेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले लेते हैं ग्रुप 1 का एलिमेंट लीना का एग्जांपल लेते हैं। पहले आ रहा है लिथियम, ग्रुप 1 का एक एलिमेंट लेते हैं लिथियम, उसके नीचे सोडियम होता है, लीना, लिथियम एंड सोडियम। अच्छा, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, सोडियम का है 1s2 2s2 2p6 3s1। हमें ओनली वैलेंस सेल से मतलब है, हम ओनली वैलेंस सेल को ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये 2s1, यहाँ है 3s1। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, लिथियम का क्या है कि ये न्यूक्लियस है, ये है फर्स्ट सेल और ये है सेकंड सेल। अच्छा, यहां पर लिथियम के केस में फर्स्ट मतलब न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल के बीच में कितने सेल हैं, एक सेल इनर सेल,
contain वन सेल, मतलब यहां पर इनर सेल में एक ही सेल है। लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे सोडियम की, सोडियम की अगर बात करेंगे, देखिए सोडियम की अगर बात करेंगे तो इसका न्यूक्लियस और वैलेंस सेल जो कि थर्ड सेल है, वैलेंस सेल जो कि थर्ड सेल है, न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच में इनर सेल में कितने हैं सेल्स, 1 2, दो इनर सेल्स हैं, 2 इनर सेल्स। जितने ज्यादा इनर सेल्स होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी तो ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा इनर सेल्स होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी तो ज्यादा होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने की वजह से यहां पर वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स एंड उन इलेक्ट्रॉन्स का, किसके, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा। जितने ज्यादा सेल्स होंगे उतने ही ज्यादा उनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बढ़ने की वजह से वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में मच रिपल्सन हो जाएगा, रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से हम कहेंगे सिरलिंग इफेक्ट और बढ़ रहा है, और सिरलिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ पर न्यूक्लियस और वैलेंस सेल का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत पुअर हो रहा है, इसलिए फट से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। अब अगर आपको कोई पूछेगा कि लिथियम और सोडियम में से किसका सिरलिंग इफेक्ट ज्यादा है, आप बताओगे जिसका नंबर ऑफ इनर सेल्स ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, सिरलिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। सोडियम में ज्यादा इनर सेल्स हैं इसलिए सिरलिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, इसलिए इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा। ठीक, तो यहां पर हम नोट करेंगे shielding effect of lithium is smaller than sodium, but ionization enthalpy of lithium greater than ionization enthalpy of sodium. shielding effect सोडियम का ज्यादा होता है, इसलिए उसके वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा इजी है। ओके, चलिए इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।